हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है जिसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अभी जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं इनके नाम में ही इनका मतलब छुपा है। ठीक है, क्यों? अगर हम एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करें, लेट अस अज्यूम एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो उस पॉइंट चार्ज की अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू निकालें तो वो आता है KQ/R। तो यानी अगर आप R दूरी पर हैं उस चार्ज से तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम आएगी, जिसकी वजह से मैं अगर एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ पॉइंट चार्ज को सेंटर पे रखूं और उसके चारों तरफ एक स्फेयर बना दूं तो उस स्फेयर के सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम आएगा। इसका मतलब वो स्फेयर जो सरफेस बनाया वो एक्चुअली में बन गया एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं बच्चों? ये ऐसे सरफेस होते हैं किसी भी चार्ज या कॉन्फ़िगरेशन के चारों तरफ जिन पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। दे हैव द सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑन देयर सरफेस। ऐसे सरफेसेस को हम लोग नाम देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर देखिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर हम उसे कंसिडर करें, मान लेते हैं मैं ये एक स्फेयर लेता हूं और इस स्फेयर के सेंटर पर मैं यहां पर एक चार्ज रख देता हूं Q। ठीक है, तो इस पर अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, लेट अस अज्यूम मैं एक पॉइंट लेता हूं पॉइंट A, मैं ये दूसरा पॉइंट लेता हूं पॉइंट B और एक तीसरा पॉइंट लेता हूं पॉइंट C। इन तीनों का डिस्टेंस R है क्योंकि ये सेंटर पर रखा गया है चार्ज। तो अगर मैं पॉइंट A पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालूं, पोटेंशियल एट पॉइंट A, तो वो आ जाएगा KQ/R। अगर मैं पोटेंशियल एट पॉइंट B निकालूं बच्चों तो वो भी आ जाएगा KQ/R। और अगर मैं पोटेंशियल एट पॉइंट C निकालूं तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? KQ/R। तो अगर आप कैलकुलेट करो तो आपके पास आएगा पोटेंशियल एट A बराबर है पोटेंशियल एट B के, जो कि बराबर है पोटेंशियल एट C के। इसका मतलब इस स्फेयर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू हो गई सेम। अब क्योंकि इस स्फेयर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो गया तो ये स्फेयर हमारे लिए बन गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस और कुछ नहीं, एक ऐसा सरफेस होता है किसी भी चार्ज या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के चारों तरफ जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक, तो ये बन जाता है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैं A से B तक चार्ज को लेकर के जाऊं, लेट अस अज्यूम मैं A से चार्ज को, एक चार्ज Q0 को A से लेकर के जा रहा हूं टूवर्ड्स B। ऐसे A से B की तरफ लेकर के जा रहा हूं एक चार्ज Q0 को। तो आप मुझे बता सकते हो कितना वर्क होगा? हाँ, बता सकते हैं। कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस का इस्तेमाल करके। भाई VB माइनस VA विल बी वर्क अपॉन Q0। तो वर्क की वैल्यू आ जाएगी Q0 इंटू VB माइनस VA। अब क्योंकि VA और VB दोनों बराबर है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो Q0 इंटू जीरो, वर्क विल बी जीरो, नो वर्क विल बी डन। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की कि अगर आप उसके पॉइंट पर, किन्हीं पॉइंट्स के बीच में आप एक चार्ज को मूव करते हैं तो ऐसा करने में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता, नो वर्क इज डन। अब एक चीज और बताओ जरा, अगर मान लो मैं चार्ज को ऐसे लेकर के जाऊं A से B तक, क्या तब कोई वर्क करना पड़ेगा? चार्ज Q0 को अगर ऐसे लेकर के जाऊं, आंसर है नो। क्यों नहीं करना पड़ेगा? अब आप कहोगे सर अब तो करना पड़ सकता है, अब तो ये अलग सरफेस से गया, अलग रास्ते से गया। नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं वो कंजर्वेटिव होती है बच्चों। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ना वो कंजर्वेटिव होती है। और अगर आपको याद हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट किया गया वर्क कभी भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो यहां पर जो वर्क होगा वो एक्चुअली में पाथ इंडिपेंडेंट होगा।
बात समझ में आई सबको? तो इसीलिए मैं किसी भी रास्ते से ए से बी तक लेकर के जाऊं, चाहे मैं ऐसे यहां से घुमा करके लेकर के जाऊं, तब भी वर्क डन की वैल्यू 0 ही होगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमने अभी ये देख लिया कि अगर आप किसी टेस्ट चार्ज Q0 को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव कर रहे हो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, तो ऐसा करने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता। दूसरी प्रॉपर्टी देखें अगर हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये बात आपको याद रखनी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा बच्चों परपेंडिकुलर होती है। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये बात याद रखना है, कभी भी कोई और एंगल नहीं बनाती फील्ड, क्योंकि अगर कोई और एंगल बना दिया तो मूव करने में वर्क करना पड़ जाएगा लेकिन हमें पता है वर्क नहीं करते, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब अगर आप इसी फिगर में देखो, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाऊं तो वो ऐसे जाएगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर सरफेस के नॉर्मल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती है फील्ड। थर्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर इन रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, और उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है वीक फील्ड में। कैसे? अगर आप एक पॉइंट चार्ज का ही केस लो, मान लो मैंने ये पॉइंट चार्ज लिया, ठीक है, अब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेंगी। देखो, ध्यान से देखना जरा, ये केस बड़ा मजेदार है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ भी जाएगा आपको ये कॉन्सेप्ट, और बहुत ईजी है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे बस आप, और तुरंत आपको ये समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली समझ में आ जाता है ये। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, हमने पॉजिटिव चार्ज माना है बीच में, तो इसीलिए ये डायरेक्टेड अवे है ना ये। ठीक है, अब अगर मैं इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाऊं बच्चों, तो वो कुछ ऐसे बनेंगे। देखो, ये ऐसे बनाए जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मुझे बताना, आपने कुछ नोटिस किया जब मैंने ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए, तो क्या आपने कुछ चीज नोटिस करी? अगर आप ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि मैंने यहां पर डिस्टेंस कम रखा, यहां पर डिस्टेंस ज्यादा रखा। ऐसा क्यों किया मैंने? इसके पीछे रीजन है, अगर आप नोटिस करो इस जगह पर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास हैं, तो यहां पर फील्ड की वैल्यू ज्यादा है। अगर मैं इस पॉइंट ए पर फील्ड निकालूं और इस पॉइंट बी पर फील्ड निकालूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। क्यों? डिस्टेंस कम है चार्ज से, फील्ड ज्यादा होगी। तो यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत पास पास है। तो ये ऐसा होता क्यों है? इसका रीजन है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ई की वैल्यू होती थी मैग्नीट्यूड dv बाय dr, ये था फॉर्मूला। तो यहां से अगर आप dr की वैल्यू देखो तो dv अपॉन e होगा। अगर dv इज सेम, यानी अगर मैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस लेकर के चल रहा हूं, तो जो dr है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहां पर डिस्टेंस कम हो जाएगा दो सरफेसेस के बीच का, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, कम होगी, वहां पर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। और यही हमारा वो पॉइंट बता रहा था। नेक्स्ट, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करते? इंटरसेक्ट नहीं करते। ऐसा क्यों? मान लो मैंने कहा करते हैं जी, मैंने कहा जी कर रहे हैं, हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट। देखो, मैंने कहा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, मैंने कहा जी दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, और ये हमारे दोनों सरफेसेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की खासियत होती थी कि इन पर पोटेंशियल सेम होता था, तो जिन जिन पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्शन हुआ है, मान लो येलो वाले सरफेस का पोटेंशियल था V1, पिंक वाले सरफेस का पोटेंशियल था V2, तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर देखो, यहां पर तो V1 भी हो रहा है फर्स्ट सरफेस की वजह से, और V2 हो रहा है सेकंड सरफेस की वजह से, जबकि ये पॉइंट दोनों सरफेसेस का हिस्सा है,
तो यहां पर फर्स्ट सरफेस के हिसाब से देखो V1 होना चाहिए, सेकंड के हिसाब से देखो तो V2 होना चाहिए। अगर V2 होगा तो V1 नहीं हो सकता, V1 होगा तो V2 नहीं हो सकता। इसलिए दो सरफेसेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब हम समझेंगे बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स। अब देखो यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड में आ चुका है। मैं आपको ये डायग्राम का क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूं, ये जो कॉन्सेप्ट है इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हम बोर्ड का भी साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि बोर्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए क्वेश्चन आ चुका है, तो हमें भी ये ध्यान देना है कि अलग अलग तरह के चार्ज सिस्टम के इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर हम अलग अलग सरफेसेस, अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉइंट चार्ज का। अब देखो पॉइंट चार्ज में आप पॉजिटिव भी लिख सकते हो और नेगेटिव भी लिख सकते हो, दोनों के लिए तरीका सेम ही है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, तो हमने ये ले लिया हमारा पॉइंट चार्ज, ये हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली होती हैं जी, हमें पता है ये बात, है ना। पॉइंट चार्ज के लिए द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, अगर वो पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड और अगर नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड, है ना। ये बात हम सब जानते हैं, इस तरीके से होती हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज की। तो हमारे पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस आ गई। अब अगर हम इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएं तो ये बनेगा हमारा पहला सरफेस, दूसरा सरफेस इसी के पास, तीसरे सरफेस का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, चौथे सरफेस का डिस्टेंस और थोड़ा ज़्यादा कर देंगे, पांचवें सरफेस का डिस्टेंस और थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। इस तरह से हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएंगे फॉर अ पॉइंट चार्ज। इसके बाद जो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे बच्चों, दूसरा है डायपोल का केस, यानी जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है ना, उसके लिए अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएं तो वो कैसे बनेंगे। तो देखो यहां पर हम ले लेते हैं हमारा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर हम ले लेते हैं हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये ध्यान देना, जरा बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज। हमने यहां पर भी जो चार्ज दिया था याद रखना वो पॉजिटिव था। ठीक है ना, अब जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी पहले आप उन्हें बना लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से शुरू होती हैं बच्चों और नेगेटिव पर जाकर के खत्म हो जाती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पॉजिटिव से शुरू होंगी और नेगेटिव पर जाकर के खत्म हो जाएंगी, दे एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे है ना। उसके बाद इसके फिर सरफेसेस बना लेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना बहुत इजी हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों कि इसमें बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं है। तो ऐसे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये आप तो बना रहे हो हम कैसे याद रखें, बहुत आसान है, इनमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी बच्चों वहीं आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। ये हमने बना ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब बनाएंगे इनके सरफेसेस। अब याद करो कि हमने डायपोल के लिए जो इक्वेटोरियल लाइन देखी थी उस पूरी लाइन पर पोटेंशियल 0 था, याद है ना। तो इसका मतलब ये जो इक्वेटोरियल प्लेन बन जाएगा ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। ठीक, क्योंकि कंफ्यूजन होता है पॉजिटिव दो लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस वाला जो केस है, यानी डायपोल और लाइक चार्जेस का जो केस होता है ना, कंफ्यूजन सिर्फ उसमें होता है। तो इसके लिए आप याद रखना है क्या कि भैया डायपोल के लिए जो इक्वेटोरियल लाइन थी वो उस पूरी लाइन पर पोटेंशियल 0 था, हाँ कि ना। हम निकाल चुके हैं सर ये वाली बात तो, है ना। तो इसलिए हमारे लिए काम आसान हो गया, बात क्लियर। अब इसके सरफेसेस आप ऐसे बनाते जाइए। अब थोड़ा सा कर्व कर दो सरफेस को, क्योंकि जैसे जैसे आप किसी एक चार्ज के पास जाओगे कर्वेचर बढ़ता जाएगा। ऐसे देखो कितना सुंदर, इतने एलिगेंट, कितने सुंदर सरफेसेस बन रहे हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, देखो है ना, कितना सुंदर डायग्राम है ये। ब्यूटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है यहाँ पर, अगर आप इसे समझो तो ये ब्यूटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिल रही है। कितना सुंदर डायग्राम बनाया है नेचर ने, देखो कितनी प्यारी चीज है ना। तो ये हमारा बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अ डायपोल। अब आते हैं लाइक चार्जेस। दो एक जैसे चार्जेस अगर हमें दे दिए जाएं तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हम यहां पर दोनों ही चार्जेस को पॉजिटिव लेकर के चलेंगे।
हम कहेंगे जी दोनों चार्जेस जो हैं हमारे, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। पहला वाला चार्ज भी पॉजिटिव और दूसरा वाला भी पॉजिटिव है ना। अगर आपको याद हो बच्चों, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम आपको सिखा चुका हूं ऐसे चार्जेस के। तो बस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ कुछ नहीं करना, सिर्फ सरफेसेस बनाने हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस चैप्टर में। अगर आपने वो वीडियोस जाकर के नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें देख लो, ताकि आपको ये ज्यादा बेटर समझ में आए। ठीक है ना, वहां मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि किस तरह से फील्ड लाइंस बनती थी। तो हमें बस अब उसी कॉन्सेप्ट में बस सरफेस ऐड करना है। तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, काम बहुत आसान है ये। ठीक है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाय सर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चों। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, देखो नंबर उतने ही बढ़िया आते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। प्रैक्टिस इज द की। अगर आप सोच रहे हो कि आपके नंबर कैसे बढ़े फिजिक्स में, कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है बस। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगता। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चों, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, उतने ही ज्यादा बढ़िया नंबर आपके बनते जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम जो है, ये फील्ड लाइन वाला डायग्राम बच्चों, ये हम लोग पिछले चैप्टर में भी बना चुके हैं। यहां पर क्योंकि दोनों सेम चार्जेस से फील्ड आ रही है, इसलिए रिपेल करती थी। और हमें पता है यहां बीच में न्यूट्रल पॉइंट होता था n, देयर वाज अ न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो अब इसके डायग्राम कैसे बनेंगे जी, बहुत आसान है। देखो ये ऐसे आप स्टार्ट करोगे, ये उसके बाद इनको मिला दो, बस ये बन गया 8 और डायग्राम तैयार हो गया हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस का। आई बात समझ में? तो इस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं फॉर टू लाइक चार्ज। अब देखते हैं अगर हमारे पास लाइन चार्ज हो, यानी जो चार्ज है वो बराबर से एक पतली सी तार पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बच्चों लाइन चार्ज। When the charge is distributed uniformly over a linear conductor, यानी across the length, अगर बराबर से चार्ज को बांट फैला दिया जाए तो उसे बोलते हैं लाइन चार्ज। तो ये एक इनफाइनाइट कंडक्टर है, ऐसे इधर भी बढ़ रहा है जी, इधर भी जा रहा है। ठीक है, अब फील्ड लाइन जो होंगी इसकी, वो रेडियली आउटवर्ड होंगी। देखो ये ऐसे रेडियली आउटवर्ड, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। तो हम यहाँ दो अलग अलग जगहों से देख लेते हैं, ऐसे 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 और ऐसे। दीज विल बी रेडियली आउटवर्ड। ये ऐसे बाहर निकल रही हैं, रेडियली आउटवर्ड जा रही हैं, है ना बच्चों? तो ये ध्यान देना है, दीज आर एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड। अब जो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों वो सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होती है, तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी कोएक्सियल सिलेंडर्स की फॉर्म में ही मिलते हैं बच्चों। ये ध्यान रखना है कि ये किस फॉर्म में मिलेंगे आपको, यू विल गेट देम इन द फॉर्म ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर्स। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर्स। ठीक, तो ये हमारे पास आ गए एज कोएक्सियल सिलेंडर्स। ठीक है, तो ये हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गए फॉर लाइन चार्ज। बात क्लियर हो गई सबको? अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर आपके पास कोई चार्ज है और वो बहुत ज्यादा दूरी पर रखा है, तो वहां से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस की फॉर्म में हो जाएगी। तो याद रखना है, उस केस में जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो आपके प्लेन की फॉर्म में मिल जाएंगे। मान लो ऐसे आ रही ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, मान लो ऐसे आ रही है, बिल्कुल पैरेलल फील्ड लाइंस आ रही हैं। तो इस केस में जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे बच्चों, ध्यान रखना, वो ऐसे प्लेन्स की फॉर्म में मिलेंगे। ये अब देखो मैंने इनका डिस्टेंस क्यों चेंज किया, ताकि मैं आपको एक चीज बता सकूं। अगर मान लो कि इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, घट रहा है फील्ड का, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर इधर फील्ड स्ट्रांग है, इधर फील्ड वीक है, तो इधर पास पास होंगे, इधर दूर हो जाएंगे। तो ये डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की।
अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जी? जब आप दो चार्जेस को पास में लाते हो, अगर वो लाइक हुए तो वो रिपल्शन करते हैं, और अगर अनलाइक हुए तो अट्रैक्शन करेंगे। अब आपको उन्हें पकड़ के रखना है एक जगह पर, तो आपको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट अट्रैक्शन, और अगर उन्हें पास लाना है तो अगेंस्ट रिपल्शन वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क होता है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी आप एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, इन्फिनिटी से उठा करके कुछ चार्जेस को ला करके एक चार्ज सिस्टम बना रहे हैं, तो ऐसा करने में आपको उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ता है, और उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और कुछ नहीं है, सिर्फ वर्क है जो आप एक चार्ज सिस्टम को बनाने के लिए चार्जेस को इन्फिनिटी से उठा करके लाते हैं, तो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स जो वर्क करते हैं वही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की, आराम से आप इसको समझ सकते हैं। देखो कैसे, अगर मान लो मैंने कहा ये पहला, ये है इंफिनिटी, लेट अस अज्यूम ये है इंफिनिटी, दिस इज आवर इंफिनिटी। ठीक है, अब मैं पहले चार्ज को उठा करके इंफिनिटी से यहां पर ला रहा हूं। मैं पहले चार्ज को लेकर के आया और मैंने बोला वर्क लगा W1, तो भैया पहले चार्ज को हम यहां रख देते हैं, हम कहते हैं ये आ गया चार्ज Q1। अब क्योंकि यहां पर कोई फील्ड ही नहीं थी, कोई फील्ड नहीं थी, तो मैंने किसके अगेंस्ट वर्क किया? किसी के भी अगेंस्ट नहीं किया, तो इसीलिए जो W1 हो जाएगा वो हो जाएगा 0। अब मान लो मैं दूसरे चार्ज को उठा करके लाया, यहां पर ले आया मैं, और मैंने वर्क किया W2, और मैं उठा के लाया चार्ज Q2 को, यहां पर मैं लाया Q2 को। अब ध्यान से देखो, Q1 से इसकी कुछ दूरी थी, कुछ डिस्टेंस था R12, सपोज 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस को नाम दिया हमने R12। तो जब मैं इस Q2 को उठा के लाया तो यहां पर Q1 की फील्ड एक्ट कर रही थी, तो यानी Q1 ने इस पर फोर्स लगाई रिपल्शन की। अब उस रिपल्शन के अगेंस्ट अगर इसे यहां जमा करना है, रोक के रखना है, तो कुछ वर्क किया होगा, तो वो वर्क कितना किया? W2। तो अगर यहां पर इसका पोटेंशियल, लेट अस से यहां पर पोटेंशियल है V12, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एट द लोकेशन ऑफ सेकेंड चार्ज, तो यहां पर जो आपने W2 किया वो किया चार्ज जिसको लेकर के आए, और वो पोटेंशियल जो यहां पर पहले से था, ये वर्क किया। यस और नो? अब मान लो अगर मैं एक तीसरा चार्ज, मैं तो कह रहा, मैं तो रुक नहीं रहा अभी, मैं यहां पर एक तीसरा चार्ज ले आया जी, और इसको लाने में मैंने वर्क किया W3। कौन सा चार्ज लेकर के आया? मैं लाया एक प्यारा सा चार्ज Q3। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखो, Q2 और Q3 के बीच में कुछ दूरी है R23, और Q1 और Q3 के बीच में भी कुछ दूरी है R13। तो जब मैं Q3 को लाया तो यहां पर Q1 का भी पोटेंशियल एक्ट कर रहा था और Q2 का भी पोटेंशियल एक्ट कर रहा था। इसका मतलब जब मैं थर्ड चार्ज को लेकर के आया तो Q1 और Q2 दोनों के अगेंस्ट मैंने वर्क किया, दोनों के पोटेंशियल के अगेंस्ट। तो यहां पर जो मैंने वर्क किया W3, अगर मैं आपसे निकालने को कहूं, मान लो यहां पर जो पोटेंशियल था Q1 की वजह से यहां पर था V13, और Q2 की वजह से यहां पर पोटेंशियल था V23। तो जो अब मैंने वर्क किया वो आ गया Q3, और नेट पोटेंशियल कितना हो गया? V13 प्लस V23। पॉजिटिव चार्ज है, पोटेंशियल पॉजिटिव प्लस लिया जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर एक नेगेटिव होता तो माइनस हो जाता, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अलजेब्रिक सम करते हैं, यस और नो? तो ये मेरे पास W3 आ गया। अब इस पूरे सिस्टम को अगर मैं कहूं इंफिनिटी से ला करके इस पूरे सिस्टम को, ये जो 3 चार्ज सिस्टम मैंने बनाया, इसको बनाने में मैंने कितना वर्क किया? तो अगर मैं टोटल वर्क निकालूं, नेट वर्क, तो आप कहोगे सर W1, W2 और W3 का सम कर दो तो नेट वर्क आ जाएगा। बस इसी वर्क को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यही है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आई है सोनो? ठीक, तो एक चार्ज सिस्टम को बनाने में
जो हम टोटल वर्क करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों, उसी वर्क को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज सिस्टम। अब ऐसे आप जितने मर्जी चार्ज का सिस्टम बना सकते हो, 3, 4, 5, 10, 15 एनी नंबर, तो जो पोटेंशियल एनर्जी निकल करके आएगी वो इस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। बात समझ में आ गया सबको, ये सुनो? तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ सिस्टम सा। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम टू चार्ज सिस्टम बना रहे हैं, बहुत आसान कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ये है हमारी प्यारी सी इंफिनिटी, यहां पर है जी, ठीक है। मैं पहले चार्ज को उठा करके ला रहा हूं इंफिनिटी से हमारे इस पॉइंट ए तक, और वर्क कितना किया जी? W1 किया, जैसा हमने पहले भी देखा था। तो मैं इस चार्ज Q1 को उठा करके लाया और इस पॉइंट तक लेकर के आया, ठीक है। मैंने वर्क किया W1। किसका पोटेंशियल था यहां पर? कुछ भी नहीं था। तो जो वर्क W1 किया उसकी वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि कोई चार्ज था ही नहीं यहां पर जिसका कोई पहले से पोटेंशियल हो। अब मैं उठा करके लाया दूसरे चार्ज Q2 को, इसको लेकर के आने में मैंने वर्क किया W2। चलो भाई चार्ज Q2 बना देते हैं, ये आ गया हमारा चार्ज Q2। अब यहां पर कौन सा चार्ज पहले से पड़ा था? Q1, तो उसका पोटेंशियल होगा ना, उसका डिस्टेंस था R12। तो हमने माना लेट V12 बी द पोटेंशियल at the location of Q2 due to Q1, यानी Q2 की लोकेशन पर Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है वो हो गया V12। तो जो वर्क डन होगा W2 वो होगा Q2 इंटू V12। अब ये जो V12 है इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान है। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा चुका हूं, नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिए ताकि बेहतर समझ में आ पाए चैप्टर। तो ये जो V12 है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? KQ अपॉन R। तो हम लिखेंगे KQ1 अपॉन R12, ये वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास वर्क डन आ गया KQ1 Q2 अपॉन R12। तो जो नेट वर्क हो जाएगा वो आ जाएगा बच्चों W1 प्लस W2, जिसको हम लिखेंगे 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। और यहां पर यही जो वर्क है नेट वर्क, यही किसकी बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज सिस्टम का फॉर्मूला आ गया K Q1 Q2 अपॉन R12। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज सिस्टम। एक दो चार्ज वाले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली। आई होप आपको क्लियर हो गया। बस ठीक इसी तरह से आप 3 चार्ज सिस्टम की भी निकाल सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। कैसे जी? देखो, हमने मान लिया ये है हमारी प्यारी सी इंफिनिटी, ठीक है। अब मैं पहले चार्ज Q1 को मूव कर रहा हूं, लाने में वर्क किया W1, ठीक है जी। ये हम ले आए यहां पर चार्ज Q1 को, हमारे कितना वर्क किया? सर कोई चार्ज था ही नहीं यहां पर, तो आप वर्क कहां से करोगे? तो हमारे पास W1 की वैल्यू आ गई बच्चों 0। अब मैं इंफिनिटी से उठा करके लाया दूसरा चार्ज, कौन सा चार्ज बच्चों? Q2 लेकर के आया, ये आ गया हमारे पास Q2। अब यहां पर क्या कोई फील्ड या पोटेंशियल था? हाँ सर, किसका था? फर्स्ट चार्ज का। इनके बीच का डिस्टेंस था R12। सपोज इसको लेकर के आने में मैंने वर्क किया W2, तो W2 निकालना बहुत आसान है। W2 जो हो जाएगा पिछली बार की तरह ही आ जाएगा, कितना जी? Q2 इंटू V12, यस और नो। अब V12 की वैल्यू डाल दें तो V12 आ जाएगा K Q1 अपॉन R12। तो आपके पास W2 की वैल्यू आ गई K Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक। अब मैं उठा करके लाया तीसरे चार्ज को, क्योंकि 3 चार्ज सिस्टम बनाना है तो मैं तीसरा चार्ज यहां ले आया। इसको लाने में बच्चों मैंने वर्क किया W3। अब जब मैं Q3 को यहां रखूंगा तो यहां पर पहले से ही 2 चार्ज मौजूद हैं। कौन कौन से जी? एक Q1 से दूरी कितनी है इस पॉइंट की? वो है R13। तो यहां पर पोटेंशियल Q1 का भी होगा, और Q2 भी यहां पर पहले से मौजूद है,
इसका डिस्टेंस कितना है R23, तो इसका पोटेंशियल भी यहां पर होगा। तो अगर मैं W3 की वैल्यू निकालूं तो यहां पर आ जाएगा Q3 इंटू V13 प्लस V23। V13 क्या है, पोटेंशियल एट द लोकेशन ऑफ Q3 ड्यू टू Q1। V23 क्या है, पोटेंशियल एट द लोकेशन ऑफ Q3 ड्यू टू Q2। बात समझ में आ गई सबको, यस और नो? अब हमें इनकी पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल की वैल्यू पुट करनी है। डिस्टेंस हमारे पास है, चार्ज हमारे पास है, यही दो चीज तो चाहिए होती है पोटेंशियल के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा Q3 इंटू के Q1 अपॉन R13 प्लस के Q2 अपॉन R23। तो हमारे पास W3 की वैल्यू अगर मैं पूछूं कितनी आई, आप कहोगे सर के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक, अब पूरे सिस्टम को बनाने में कितना वर्क किया मैंने, नेटवर्क कैसे निकालेंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3। और यही जो वर्क होता है यही किसके बराबर होता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी के। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, पहला वर्क तो 0, दूसरा वर्क कितना हुआ के Q1 Q2 अपॉन R12, तीसरा वर्क कितना हुआ के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? ऐसे अगर मान लो 4 चार्ज के लिए कहा गया तो जब चौथा चार्ज लाऊंगा Q1 के अगेंस्ट वर्क होगा, Q2 के अगेंस्ट वर्क होगा और Q3 के अगेंस्ट भी वर्क होगा। बात क्लियर सबको, हाँ की ना? ठीक, तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब इसी तरह से अगर मान लो आपको n चार्ज सिस्टम के लिए कहा जाए तो n चार्ज के लिए आप सीधा सीधा सा फॉर्मूला याद रख सकते हो, 1/2 इंटू के। अब यहां पर दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एक i और एक j। तो i की वैल्यू 1 से लेके n तक होगी, j की वैल्यू भी 1 से लेके n तक होगी, लेकिन j की वैल्यू i वाली नहीं हो सकती, तो i नॉट इक्वल टू j लिखेंगे। ठीक है, और qi qj अपॉन rij इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। अब आप कहोगे सर यहां हाफ क्यों एक्स्ट्रा लगा दिया? हाफ इसीलिए बेटा क्योंकि जब आप ध्यान दोगे qi qj अपॉन rij एक टर्म आएगी, दूसरी टर्म इसके जैसे आएगी qj qi अपॉन rji, यानी एक जैसी टर्म कितनी बार आएंगी, 2 बार। तो हमारा आंसर तो दुगना आएगा। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, इसीलिए यहां पर 1/2 लिखा गया। क्योंकि हर जब इसको ओपन करोगे ना समेशन को, तो हर टर्म एक जैसी टर्म 2 बार आएंगी। एक बार मान लो I1 J2, एक बार J2 I2 और J1, तो Q1 Q2 अपॉन R12 या Q2 Q1 अपॉन R21, बात तो सेम ही है ना। तो हर टर्म 2 बार रिपीट होती है, इसीलिए उसको मैथमेटिकली करेक्ट करने के लिए हमने ये फैक्टर 1/2 यहां पर इंट्रोड्यूस किया है। आई बात समझ में सबको, यस और नो? तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है और फिजिक्स आसान होने लगी है बच्चों, तो अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स वीडियो पे जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आपका प्यार बहुत जरूरी है इस चैनल के ग्रो करने के लिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।